नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। भारी बहुमत के साथ 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन चुनाव से 2 साल पहले अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुलाकात में फेरबदल पर भी चर्चा हुई है। अगर फेरबदल हुआ तो कुछ मंत्रियों का बाहर जाना तय है। तो फिर भूपेश कैबिनेट में कौन से नए चेहरे होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कि यह एटीएम सरकार है। पहले कलेक्टर एसपी के तबादले कर दिए, अब मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि यह संवैधानिक अधिकार सरकार के पास है। लेकिन दबी जुबान से यह भी कहा जा रहा है कि क्या इस बार कैबिनेट में सिर्फ यस मैन आएंगे। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो मंत्रिमंडल विस्तार होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर यह होता है तो दूसरे मंत्रियों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर कोई और रीजन है, व्यक्तिगत किसी की पसंद का मामला है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इससे विकास डीरेल भी होता है। बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह के बयानों के तीर चल रहे हैं, सुनिए। मंत्रिमंडल में फेरबदल की सीएम साहब की बात। अब ये माननीय मुख्यमंत्री का पूर्णतः विवेकाधिकार है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ आप प्रश्न कर रहे हैं, आप सबकी वो अपेक्षा भी पूरी हो। जो फेरबदल है वो क्या राजस्थान की तर्ज पर होगा? फेरबदल क्या जनता के फायदे के लिए होगा कि नेताओं को खुश करने के लिए होगा? फेरबदल क्या गुटबाजी के आधार पर होगा? क्या फेरबदल से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा? और मुझे नहीं लगता है कि खाली हर बार हर मुद्दे पर, जैसे 2.5 साल का मामला चला और फिर वो टाइम फिक्स हो गया, वैसे ही फेरबदल का मुद्दा चलेगा। और क्या उसको कर पाएंगे और उससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा, ये आने वाले गर्भ में है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस पार्टी जो इनको उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पैसों की आवश्यकता है, कहीं उसके लिए तो फेरबदल का सिक्का नहीं उड़ाया गया। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए सवाल देखते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल है, मंत्रिमंडल में बदलाव की आहट शुरू हुई 2023 से पहले की जमावट। क्या अपनी टीम तैयार कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल? दिल्ली में बघेल तेज हुई मंत्रिमंडल में फेरबदल की हलचल। कितने मंत्रियों की होगी छुट्टी? क्या सिर्फ चहेतों को बटेगी रेवड़ी? छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल फेरबदल, जो यस मैन नहीं, क्या वो जाएंगे बदल? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह कहा जा रहा है न सिर्फ बीजेपी की तरफ से, बल्कि आम लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर छुट्टी किसकी होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय साहू हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुंदरानी जी, आज मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। अभी हमने देखा कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी पूछ रहे थे कि क्या जनता को फायदा होगा, क्या नेता को खुश किया जाएगा, क्या गुटबाजी के आधार बनाकर के मंत्रिमंडल विस्तार होगा? सर, आप तो 15 साल सरकार चला चुके हैं, आपने कई बार मंत्रिमंडल विस्तार किया, उसका आधार क्या होता था, जनता को बताइए सर। अभिलाष जी, हमारी 15 साल की सरकार में मुश्किल से 2 या 3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन किया गया, और कोई बहुत मंत्री बाहर हुए ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन 3 साल की सरकार जो कांग्रेस चली है, विफलताओं का पिटारा जो मुख्यमंत्री जी के सिर पे फोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के कुछ मंत्रियों को हटा के छोड़ना चाहते हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम 23 तारीख सामने आ जाएंगे, और किस प्रकार से कांग्रेस का जनाधार घटा है छत्तीसगढ़ में, यह इसका आभास माननीय मुख्यमंत्री जी को है। दूसरी ओर कहीं न कहीं असंतोष को दबाने के लिए एक नया सिगोबा जोड़ा है कि हम पुनर्गठन करेंगे, कुछ मंत्रियों को स्थान देंगे, कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा ताकि असंतोष की ज्वाला न बढ़े। लेकिन जनता को इससे क्या फायदा होगा?
सरकार के 3 साल पूरे हो गए, 2 साल और पूरे हो जाएंगे। निश्चित रूप से जनता इस पूरे मंत्रिमंडल को बदलने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है सर, लेकिन अगर मंत्रिमंडल और मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होती तो आप कहते हैं कि मंत्री जो हैं वो सुनते नहीं है, काम नहीं करते हैं। अगर परफॉर्मेंस को आधार बना करके एक सीएम अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना कि जो एक बार कुर्सी पर जम गया और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या कोई और उनको संगठन में या कहीं और उनको सेट किया जाना चाहते हैं लोग, तो नए लोगों को मौका मिलेगा। अविनाश जी, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? ये तो उनका विशेषाधिकार है, वो खुद ही कह रहे हैं मेरा विशेषाधिकार नहीं है। मुझे दिल्ली से परमिशन मिलेगी तो हटाऊंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं हटाऊंगा। ये तो मुख्यमंत्री जाने उनके विशेषाधिकार दिल्ली में है कि उनके खुद के पास है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता की होनी चाहिए उस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। ये सिर्फ रेती के घाट और शराब की अवैध शराब की बिक्री, गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे काले धंधे का व्यापार पनपा है छत्तीसगढ़ में, और इन सब चीजों में मुख्यमंत्री गिरते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी चमड़ी को बचाने के लिए पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पुनर्गठन करके कोई छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। ठीक है अजय साहू जी, बहुत सारे सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सत्ता पक्ष होने के नाते कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए ना कि आधार क्या होगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, और विपक्ष के साथ साथ चाहे वो मीडिया पर्सन हो हमारे जैसे या फिर वो आम जनता हो छत्तीसगढ़ की, वो बस आधार जानना चाहती है कि किस आधार पर आप फेरबदल करने जा रहे हैं। क्या यस मैन आएंगे सिर्फ, या फिर काम के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर जाना है, या फिर कोई और आधार आपने तय किया है सर? देखिए अभिलाष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग रहेंगे और किनकी छुट्टी की जाएगी। यस, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पार्टी आलाकमान से इस विषय पर चर्चा करने के बाद में हम कोई फेरबदल पर कोई निर्णय लेंगे, तो निश्चित तौर पर यह समझ के रखिए कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी होगी और नए लोगों को, नई लीडरशिप को आगे लाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। और यस मैन की जो बात है, जो कप्तान होता है उसके जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उसके सारे निर्णयों में उसके साथ होते हैं और सबकी सहमति होती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चुटकियां ले रही है कि जैसे मंत्रिमंडल के फेरबदल से इनको कुछ लाभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता को आज लाभ पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश की सरकार से नाखुश नहीं है। अगर इस प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति नाखुश है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने 15 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर शासन किया, कमीशन खोरी का काला खेल खेला। श्रीचंद जी कह रहे थे कि ब्राउन शुगर इत्यादि की बिक्री बढ़ गई। 15 वर्षों में आपने ब्राउन शुगर और इस तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं उनकी बिक्री में अपने कार्यकर्ताओं की संलिप्तता आपने आंख मूंद करके करने दी। और यही कारण है कि जब आज वो पूरा नेक्सस को हमारी सरकार ने फोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम उजागर हुए हैं। हम इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के युवाओं को नशा से भी बचाना चाहते हैं और इस प्रदेश का विकास भी करना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। गुटबाजी जैसी कोई बात कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक गुट है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का गुट है। उनके नेतृत्व में हम सारे लोग उनसे सलाह मशवरा करके हमारी सरकार काम कर रही है। भूपेश बघेल जी के चेहरे पर इस प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता ने जनादेश दिया है। कांग्रेस पार्टी को बम्पर जनादेश मिला है और हमारी सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। फेरबदल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के योगदान को, किसी के परफॉर्मेंस पर आकलन करके अच्छा अजय जी क्या चलिए अब हम इस सवाल का रुख थोड़ा सा बदल लेते हैं। अजय जी बहुत लंबा हो गया सर, उस हिसाब से बहुत लंबा हो गया। ठीक है, आपका पॉइंट आया सर। मैं इस सवाल को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो मेरे सवालों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश भी है, हिस्सा भी है, वो पॉलिटिकल था और ये हम पूछना चाहते हैं जो हमारे तरफ के सवाल हैं वो ये कि क्या ये 2023 के लिए जमावट चौसर पर शुरू हो गई, हम ये मान लें? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम अपने सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ संगठन से लोग सत्ता से लोग संगठन में कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है। ये गलत नहीं है पर इसे लोग स्वीकार करने से डरते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो वो भी जनता की भलाई के लिए ही हो रहा है?
देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जिस दिन से बनी है, शपथ ग्रहण के तत्काल बाद छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए काम कर रही है। लगातार 36 महीने हो चुके हैं। इस बीच में विपक्ष के द्वारा कई तरह के चीजें मार्केट में फ्लोट की गई कि 2.5 वर्ष का मसला है। कभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने यह बात नहीं कही। पुनिया जी बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई फार्मूला तय ही नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, यदि उन्होंने ये बात कह दी है तो ये मामला समाप्त हो जाता है। अब रही बात संगठन से जो लोग सत्ता में आएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकलन किया होगा, उनके लोगों के परफॉर्मेंस देखे होंगे और अगर बदलाव होता है तो इसमें बुराई क्या है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 वर्ष में 5 बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में देखने की आवश्यकता है। हम अपना घर संभाल लेंगे और 2023 में प्रचंड बहुमतों से फिर से जनादेश जनता का प्राप्त करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। ठीक है सुंदरानी जी, कुल मिला के लब्बो लोआब ये है कि चाहे वो यस मैन हो, नो मैन हो, जो भी होगा वो कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार है तो उसमें मंत्री होगा। अब बार बार बदलने को लेकर के सीधे तौर पर मोदी जी के कैबिनेट की तरफ इशारा कर दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? मैं देख रहा था बृजमोहन अग्रवाल जी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक से इसे जोड़ दे रहे हैं कैबिनेट के रिशफलिंग को। नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव से छत्तीसगढ़ के तार जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा उत्तर प्रदेश में खर्च किया जा रहा है, इस बात का दर्द है हम लोगों को। और जहां तक तो मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास जो गति से डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करें। ये विफलता का ठिकरा मंत्रियों पे फोड़ना चाहते हैं, जबकि विफलता माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी विफल रहे हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ में 36 वादे करके वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एक भी वादा पूरा न करना आज त्राही मची है जनता के बीच में। विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। ये चाहे कितने भी खोखले दावे कर ले, लेकिन इनके दावों में दम नहीं है। कहीं न कहीं विफलताएं जो सामने आने वाली है नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम होंगे, उससे वो बचने के लिए इस प्रकार का हाईकमान के पास में संदेश देने के लिए इस प्रकार की बातें। ठीक है, लेकिन सुंदरानी जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता नहीं है कि परफॉर्मेंस के आधार पर फेरबदल अच्छी बात होती है, इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल भी है कि चूंकि आपके रिलेशन ऐसे हैं, जो मैंने देखा है सुंदरानी जी, कि बहुत कम लोग होंगे जो दुश्मनों के बीच में, या दुश्मन नहीं कहूंगा मैं, प्रतिद्वंदियों के बीच में भी उतने लोकप्रिय होते हैं। मुझे पता है कि अभी अजय जी भी आपसे बड़े भाई के नाते बात करते हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस किस को आप आउट करवा रहे हैं, क्योंकि अजय जी तो बताएंगे नहीं, उनके साथ पार्टी की मर्यादाएं हैं, और जो आउट होने का आधार है अगर वो आपको पता है तो वो भी बता दीजिए। मुझे तो नहीं लगता अभिलाष जी किसी को भी आउट करेंगे। ये सिर्फ हवा में चीज छोड़ना चाहते हैं, लोगों को संतुष्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज जो एक शब्द कहा है कि मैं हाईकमान से चर्चा करूंगा, आदेश देंगे तो पुनर्गठन करूंगा, नहीं देंगे तो नहीं करूंगा, इसका आशय यही है कि ये सिर्फ हवा में मुद्दे को उछाल के विधायकों को संतुष्ट रखना चाहते हैं। अच्छा, क्या अजय जी ऐसा भी कुछ है क्या कि मतलब एक थोड़ा सा दे दिया लॉलीपॉप, दिखा दिया कि देखिए भाई हम फेरबदल कर रहे हैं, किसी का भी नंबर लग सकता है, और थोड़ा सा मोटिवेट करना, जिसको कॉर्पोरेट कल्चर में कहते हैं ना, कि बता दीजिए कि आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, आपका प्रमोशन ड्यू है, देखिए भाई, और उसके बाद आदमी फिर लग जाता है अपने लक्ष्य की तरफ। क्या ये स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली आप इसे हैंडल कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए अभिलाष जी, परिवर्तन संसार का नियम है जी। यदि इस फार्मूले में चलकर पुराने लोगों की जगह नए लोग आते हैं तो इसमें कहीं भी बुराई नहीं है, और परफॉर्मेंस के आधार पर जिसकी जहां उपयोगिता होगी, आने वाले समय में चुनाव है तो जिसकी जहां उपयोगिता होगी, संगठन में इस तरीके की जिम्मेदारियों का आदान प्रदान बदलाव चलते रहता है, जिसको किसी भी तरीके से राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे थे कि आला कमान से पूछने के बाद में निर्णय होगा। मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की एक मर्यादा होती है, आला कमान से पूछा जाता है। केवल कांग्रेस पर इस तरीके से तीर छोड़ देने से आपके तरफ तीर नहीं जाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। आप कौन सा ऐसा निर्णय है जो बिना हाईकमान से पूछे हुए कर लेते हैं, आप ये बताइए। पुरंदेश्वरी जी आई थी, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में हम किसी चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा चेहरा हूं, लेकिन पुरंदेश्वरी जी ने कहा
कि आप छोटे चेहरे भी नहीं हैं। श्रीचंद जी विकास की बात कर रहे थे, ये विधायक थे, इनके क्षेत्र में फ्लाईओवर बना था और उसमें एक दंपत्ति कार से जाते हुए इतनी जल्दबाजी में इन्होंने विकास किया था कि वो जो इनके विधानसभा में फ्लाईओवर बना था एक्सप्रेस वे, उसका उद्घाटन भी जल्दबाजी में कर दिया और वो दंपत्ति की कार जो है वो धंस गई। 400 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लोगों का, गडकरी जी के रिश्तेदार का ठेकेदारी का कमिशन का पैसा और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने, अजय जी पर्सनल मत कीजिए वरना आप जानते हैं कि इतनी लंबी जमात है फिलीपींस से सियासतदानों की। पीडब्ल्यूडी ना सर पर्सनल नहीं सर, फिर वो आप लोगों पर शुरू हो जाएंगे और हमारा पूरा शो नामों में निकल जाएगा। अगर ये अपने विधानसभा की बात करेंगे, वहां के घोटाले हैं। हमारी सरकार अभिलाष जी 3 साल की सरकार में एक भ्रष्टाचार के आरोप हमारी सरकार के ऊपर और ना ही किसी मंत्री के ऊपर लगे हैं। ये क्या बात करते हैं? नगरीय निकाय चुनाव में इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, आरोप पत्र जारी किया, उसमें एक भी भ्रष्टाचार के आरोप ये नहीं लगा पाए। ये टीवी चैनलों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसका आधार कुछ नहीं है। आपकी बात से एक इंपॉर्टेंट अंश मुझे मिला है अजय जी, आपकी बात में बहुत इंपॉर्टेंट लड़ रही है। छत्तीसगढ़िया लोगों के जीवन स्तर को किस तरीके से ऊंचा उठाने का काम किया जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जब तक हमारे पास जनादेश है, छत्तीसगढ़ के लोगों का आशीर्वाद माननीय भूपेश बघेल जी के साथ है, हम इस प्रदेश का विकास करते रहेंगे, यहाँ के लोगों के उत्थान की दिशा में काम करते रहेंगे। हाँ, मैं आपके सवाल से एक चीज निकाल करके आपके जवाब से श्रीचंद सुंदरानी जी से एक सवाल ले लेता हूं। सर देखिए, साफ तौर पर हमको भी लग रहा है, सबको लग रहा है और खुद कांग्रेस कह भी रही है कि रिशफलिंग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है 2023 में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और 2023 की तैयारी अभी से कांग्रेस कर रही है, जबकि वो सत्ता में है, कंफर्टेबल पोजीशन पर है। क्या बीजेपी की तरफ से ऐसी तैयारी शुरू हो चुकी है सर? क्या आपकी तरफ से तैयारी हो रही है? क्योंकि वो तो इस कदर अब आप देखिए कि उनका गेरअप हो गए हैं कि वो मंत्रियों को भी अब कह रहे हैं कि ना आप काम में लगिए, अगर ऐसा होता है तो, छुट्टी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो संगठन में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इतने इस स्तर पर तैयारी चल रही है कांग्रेस की, क्या बीजेपी तैयार है? अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल की पार्टी है, 5 साल पूरा काम करती है। चुनाव का परिणाम कुछ भी आए, हम हारते हैं या जीतते हैं, हम उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी में रहते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आगामी 2023 के चुनाव के लिए तैयार खड़ी है मैदान में। जब चुनाव होगा तब हम मैदान में दिखेंगे और लगातार हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। दूसरा, अजय जी ने एक बात एक्सप्रेस वे को लेकर उठाई। में अभिलाष जी 350 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस वे बना, एक हादसा हुआ, एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर इन्होंने पूरे एक्सप्रेस वे को खोद के रख दिया। जो एक्सप्रेस वे 1.5 साल में बन के तैयार हुआ था, ये 4 गड्ढे नहीं भर पाए 3 साल में। स्काई वॉक जिसको लेकर इन्होंने पूरा हंगामा खड़ा किया था, लेकिन आज वो स्काई वॉक नहीं हटा पाए, न बना पाए। या आप बनाओ या हटाओ। आपने कहा था कि ये जनता के लिए हित में नहीं है, आप हटा भी नहीं पाए। आपने बाद में कहा कि नहीं हम इसको पूरा करके बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए। आपकी कार्य क्षमता तो समाप्त हो चुकी है, आप में काम करने की इच्छा शक्ति है नहीं। आप सिर्फ शराब के पैसे पे उत्तर प्रदेश पैसा भेज के, शराब के पैसे का अवैध पैसा उत्तर प्रदेश में भेजेंगे और यहाँ के गरीब लोगों का भला नहीं होगा। वहाँ 50 लाख रुपए आप जाके किसानों को देते हैं, मृत किसानों को। यहाँ आंगनबाड़ी की बहनें 4-5 हादसे में गुजर जाती है, 1 रुपया मुआवजा मुख्यमंत्री के पास देने को नहीं होता है। जो महिलाएं, जो आंगनबाड़ी की बहनें आंदोलन में शरीक होने आती हैं, उनके लिए 1 रुपया मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा सुंदरानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर फेरबदल होता है तो आपको क्या लगता है कौन किस गुट के, किस वर्ग के, किस आधार से लोगों की छुट्टी होगी? कुछ कम से कम यही डिस्क्लोज कर दीजिए। चलिए नाम मत बताइए, ये तो बता दीजिए कि कौन लोग जा सकते हैं और कौन लोग आ सकते हैं। अविनाश जी रायपुर संभाग को इन्होंने ठेंगा दिखाया हुआ है। रायपुर से 3 विधायक हैं इनके पास। एक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी जैसे विधायक हैं, उनको तो पहले राउंड में मंत्री बनाया जाना चाहिए था मंत्रिमंडल के गठन के साथ। बिलासपुर संभाग भी ठगा गया है। वैसे ही बस्तर, जिन आदिवासियों ने बढ़ चढ़ कर इनको हिस्सा दिया वोटों का, वहाँ उनको ठग दिया। गरीब आदिवासियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया इन्होंने। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये 2 जिलों का मंत्रिमंडल है, दुर्ग जिले का और सरगुजा का। 12 में 9 मंत्री 2 जिलों से प्रतिनिधित्व कर रहे। ठीक है,
अजय जी, प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं दिया है मंत्रिमंडल में, आपने ये कहा जा रहा है। हालांकि आपका विशेष अधिकार है, लेकिन टिप्पणी करने का अधिकार विपक्ष पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मंत्रिमंडल का गठन, उस पर फेरबदल और कौन व्यक्ति कहां से आकर के उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होगा, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उन्होंने बहुत अच्छे मंत्रिमंडल का गठन किया है और यही कारण है कि इस प्रदेश के अंदर जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास तो बढ़ा ही है, साथ ही छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो अपने आप को सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होते हुए दिखते हैं। आम लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में हमने काम किया, किसानों के जेब में पैसा डालने का काम किया। कोरोना काल में जो हमारा प्रबंधन था वो आज पूरे देश में उसका लोहा माना जाता है। यही कारण है कि हम आज छत्तीसगढ़ को सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ राज्य बनाने में नंबर 1 पे अगर इस देश में पहुंचे हैं तो ये हमारी सरकार की सफलता है। हमारी सरकार का जो कुशल प्रबंधन है वो दर्शाता है। 47 से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर हमें इनाम दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, तो ये छोटी बात नहीं है। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन जितनी गुटबाजी विपक्ष में है, 14 विधायकों वाली ये जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का, 14 खेमों में बटी हुई है। ये किस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? बार बार आरोप लगाते हैं कि हम एटीएम सरकार है। अरे भाई, हमारी छत्तीसगढ़ में अगर सरकार है और अगर भूपेश बघेल जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है तो आप ये आरोप लगा देते हैं कि एटीएम सरकार है। तो केंद्र की जो सरकार है, आपके इतने सारे राज्यों में मुख्यमंत्री है, तो क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? पूरे देश से उगाही कर रहे हैं आप अजय जी। लोगों को राज्य सर। ठीक है अजय जी। सर, मैं अजय जी माफी चाहूंगा, लेकिन यहां पर अजय जी को कृपया दोनों को स्क्रीन पर ले आएं। मैं अजय जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर कि मैं, देखिए, आप उस सब्जेक्ट को लाना नहीं चाह रहा था जो सब्जेक्ट आप ले आए। आपने स्वच्छता की बात कही, मुझे अच्छा लगता है सर जब मैं कहता हूं कि मेरे छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 का अवार्ड मिला है। लेकिन मुझे बुरा लगता है सर जब कोंडागांव जैसे दूरस्थ अंचलों से हजारों स्वच्छता कर्मी सरकारी स्कूलों के, दूसरी जगह के, पैदल मार्च करके कड़कड़ाती ठंड में आते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि हमें नियमित कर दीजिए, हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। तो जिनके नाम पर सर हम दिल्ली में अपना चेहरा चमका रहे हैं, वो अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि सर फिर मुझे ऐसे अवार्ड्स पर खुशी नहीं होती सर। तो मेरा ये इस डिबेट के लास्ट में इसको लाने का मंतव्य बस यही था कि अगर आज हम इस सब्जेक्ट पर डिबेट नहीं कर रहे होते तो मैं शायद उन सफाई कर्मियों के लिए बात कर रहा होता। आपने चूंकि टॉपिक छेड़ दिया, इसलिए अगर नहीं लाऊंगा तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहू जी आपका, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका, हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पूरी जमीन तैयार है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से शायद अभी मन में दुविधा है, लेकिन आदिवासियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना, संगठन से कुछ लोगों को सत्ता में और सत्ता से संगठन में ले जाना, यह लगभग तय है। नाम हमने टेलीविजन स्क्रीन पर चलाए हैं जो चर्चा में हैं, बाकी जनता खुद देख लेगी कि भूपेश बघेल की नई टीम में कौन कौन नए प्लेयर शामिल होंगे। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।